एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन 12 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के लिए सब मिलके पार्टी प्लान करते हैं, पर वांग जी को कॉल आ जाता है और फिर उनको जाना पड़ जाता है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वांग जी के चले जाने के बाद विंग जो कि थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो उधर ही देख रहा होता है जिधर से वांग जी गए होते हैं। तो सीचेन विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग परेशान मत हो, वो जल्दी ही आ जाएगा। तो फिर विंग बोलता है, पता नहीं क्यों गगा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। तो सीचेन बोलते हैं, विंग इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम घबरा क्यों रहे हो? तो विंग बोलता है, पता नहीं, पर आई होप कि अंकल ठीक हो, अंकल को कुछ ना हो। तो सीचेन बोलते हैं, विंग अंकल को कुछ नहीं होगा, अंकल बिल्कुल ठीक होंगे, और वांग जी तो गए ही है, वो जैसे ही वहाँ पहुँचेगा हमें फ़ोन करके बता देगा। तो विंग बोलता है तो सीचेन बोलता है, चलो अब परेशान मत हो और अपनी स्माइल करो। सीचेन की बात सुन के फिर विंग हल्की सी स्माइल कर देता है। तो सीचेन सुयांग की तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं। तो सुयांग भी अपनी आंखें बंद करके उनको इशारा कर देता है। फिर सुयांग विंग के पास आता है और बोलता है, विंग चलो ना हम डांस करते हैं। तो विंग बोलता है, नहीं सुयांग, मेरा मन नहीं है। तो सुयांग बोलता है, क्या विंग, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम मुझे ऐसे कैसे मना कर सकते हो, चलो ना एक बार। तो विंग बोलता है, नहीं सुयांग, मैंने बोला ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो सीचेन बोलते हैं, क्यों मन नहीं है, चलो हम सब करेंगे, हम सब एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। चैंग भी विंग के पास आता है और बोलता है, हाँ विंग, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे, चलो। तो विंग बोलता है, चैंग मैंने बोला ना मेरा मन नहीं है। तो चैंग बोलता है, नहीं विंग, आज हम तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, चलो हमसे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सुयांग तुम जाओ म्यूजिक लगाओ। तो सुयांग बोलता है, हाँ अभी लगाता हूँ। सुयांग फिर म्यूजिक लगा देता है। तो सीचेन विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। चैंग भी आता है और विंग का एक हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो अब शुरू करते हैं। विंग भी म्यूजिक लगा के आ जाता है और बोलता है, हाँ विंग चलो स्टार्ट करते हैं। तो विंग बोलता है, सुयांग बोला ना मैंने। तो सुयांग बोलता है, नहीं हम नहीं सुनेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर वहाँ पे उस सब मिलके विंग को चेयर अप करने की कोशिश करने लगते हैं। वो विंग का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे वांग जी हॉस्पिटल पहुँचते हैं और सीधा अपने अंकल के पास चले जाते हैं। वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो उनके अंकल बेड पे लेटे हुए होते हैं। वांग जी अंकल के पास जाते हैं और बोलते हैं, अंकल आप ठीक हो ना, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? तो उनके अंकल बोलते हैं, वांग जी मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। फिर वांग जी पूछते हैं, पर अंकल ये सब हुआ कैसे? तो उनके अंकल बोलते हैं, वांग जी मैं तो ऑफिस से आ रहा था और रास्ते में एक कार का बैलेंस बिगड़ गया था, वो कार आके सीधा मेरी कार से टकरा गई और ये हादसा हो गया। पर वांग जी तुम परेशान मत हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वांग जी बोलते हैं, अंकल मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप लेट नाइट को बाहर मत जाया करो, आपको क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की? तो उनके अंकल बोलते हैं, वांग जी कुछ काम था अर्जेंट, इसलिए मुझे जाना पड़ा, पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। और वैसे भी उन लोगों ने मुझे आके समय पे बचा लिया। वो कहाँ चले गए, अभी तो वो यहीं पे थे। तो वांग जी बोलते हैं, कौन? तो फिर उनके अंकल बोलते हैं, अरे एक कपल था, उन लोगों ने ही मुझे बचा लिया और टाइम पे यहाँ लेके आ गए। वांग जी बोलते हैं, वो तो ठीक है अंकल, आपको ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन आगे से आप ध्यान रखोगे, आप लेट नाइट को बाहर नहीं जाओगे, कोई भी काम होगा तो आप मुझे बोल देना या फिर गगा को बोल देना, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। फिर लैन किरण बोलते हैं, मुझे पता है वांग जी तुम संभाल लोगे, और वैसे भी ये सारी चीज़ें तुम्हें ही संभालनी है, मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम संभाल लो। तो वांग जी बोलते हैं, मैं संभाल लूँगा अंकल, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये सब करना बंद कीजिए, आप बाहर जाना बंद कीजिए। तो लैन किरण बोलते हैं, वांग जी बस अब तुम ज़्यादा परेशान हो रहे हो। फिर वांग जी बोलते हैं, अंकल ये परेशान होने वाली बात है, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने सोचा है हमारा क्या होता है? हमारा आपके अलावा और है भी कौन? परिवार के नाम पे सिर्फ एक आप ही है हमारे पास। वांग जी की बात सुन के फिर लैन किरण थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो बोलते हैं, वांग जी मुझे कुछ नहीं होगा, जिसके पास तुम हो उससे कैसे कुछ हो सकता है, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक पीछे से दो लोगों की एंट्री होती है, एक जेंट्स और एक लेडीज, वो आके बोलते हैं, ओके भाई साहब अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। लैन किरण बोलते हैं, आप दोनों जा रहे हो? तो वो आदमी बोलता है, हाँ मुझे जाना होगा, मैं यहाँ पे अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूँ, आज उसका जन्मदिन है और उसी को सरप्राइज़ देने के लिए मैं आया था, और देखो मैं लेट हो गया, अब मुझे वहाँ जाना ही होगा। फिर लैन किरण बोलते हैं, वैसे आपका शुक्रिया, आज आपकी वजह से मैं सेफ हूँ। तो वो आदमी बोलता है, नहीं इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर वांग जी खड़े होते हैं और वो उनके सामने आते हैं, बोलते हैं, थैंक यू अंकल, आपने मेरे अंकल की जान बचाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो आदमी बोलता है, इसमें थैंक यू क्या बात है बेटा, ये मेरा फ़र्ज़ था। फिर वांग जी बोलते हैं, जो भी हो अंकल, पर मैं फिर भी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा।
तो फिर वो आदमी बोलता है नहीं बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब अपने अंकल का ख्याल रखना, ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर वो लैन किरण के पास जाता है और बोलता है ठीक है भाई साहब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तो फिर लैन किरण बोलता है वैसे आपका नाम, तो बोलता है ओह हाँ सॉरी मैं अपना नाम बताना ही भूल गया, मेरा नाम जियांग फेमियान है और ये मेरी वाइफ है। फिर लैन किरण बोलता है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वैसे मेरा नाम लैन किरण है और ये मेरा नेफ्यू है लैन वांगजी। फिर जियांग फेमियान बोलते हैं आपसे मिलके अच्छा लगा किरण भाई साहब, बस अपना ख्याल रखिएगा और वांगजी तुम भी अपने अंकल का ख्याल रखना। तो वांगजी में फिर हार में नोट कर देते हैं। तो बोलते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। फिर लैन किरण बोलते हैं अरे वांगजी आपको छोड़ देगा, वांगजी जाओ इन्हें छोड़ दो इनके बेटे के पास। तो वांगजी बोलते हैं ठीक है अंकल। तो जियांग फेमियान बोलते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो लैन किरण बोलते हैं नहीं आपने मेरी इतनी मदद की, इतना फ़र्ज़ तो मेरा भी बनता है, वांगजी आप दोनों को छोड़ के आ जाएगा। फिर जियांग फेमियान बोलते हैं नहीं भाई साहब मैंने बोला ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा और वैसे भी अभी वांगजी को आपके पास रहना चाहिए, अभी आपको इसकी ज़रूरत है। किरण बोलते हैं नहीं जैसा मैंने बोला वैसे होगा, वांगजी जाओ तुम इन दोनों को छोड़ दो। तो वांगजी भी फिर हमें नोट कर देते हैं और बोलते हैं चलिए अंकल। तो जियांग फेमियान बोलते हैं ठीक है भाई साहब तो मैं चलता हूँ, बस अपना ख्याल रखिएगा। तो लैन किरण भी हमें नोट कर देते हैं। वांगजी जियांग फेमियान के पास जाते हैं और बोलते हैं चलिए अंकल। तो वो लोग भी फिर हमें नोट करके बाहर निकल जाते हैं। वांगजी फिर उन्हें अपनी कार में ले जाते हैं और उनको बिठा देते हैं। तो वांगजी बोलते हैं कहाँ जाना है अंकल। फिर जियांग फेमियान बोलते हैं गुसु यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाना है बेटा। तो फिर वांगजी पूछते हैं गुसु यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। तो बोलते हैं हाँ क्यों। तो वांगजी बोलते हैं मैं भी वहीं पे पढ़ता हूँ। जियांग फेमियान बोलते हैं क्या सच में, तो तुम मेरे बेटे को जानते होंगे। तो वांगजी बोलते हैं आपके बेटे का नाम क्या है। तो फिर जियांग फेमियान बोलते हैं उसका नाम बेबुजियान है, वो आर्ट का स्टूडेंट है, क्या तुम उसे जानते हो। तो वांगजी बोलते हैं जी अंकल मैं उसे जानता हूँ। तो जियांग फेमियान बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम मुझे उसके पास लेके चलो ना। तो वांगजी बोलते हैं जी अंकल मैं लेके चलता हूँ, पर वो हॉस्टल में नहीं है। तो जियांग फेमियान बोलते हैं क्या हॉस्टल में नहीं है, तो फिर कहाँ है। तो वांगजी बोलते हैं मुझे पता है कहाँ है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तो जियांग फेमियान बोलते हैं हाँ जल्दी ले चलो। जी फिर हमें नोट कर देते हैं और अपनी कार स्टार्ट कर देते हैं विंग के पास जाने के लिए। और वहाँ पे विंग के पास विंग जो कि अब ठीक हो गया, उसका मूड लाइट अप हो गया क्योंकि सबने मिलकर उसको बहुत चेयर अप कर दिया। वो खुशी से कुछ इंजॉय कर रहा है, सबसे बातें कर रहा है और सब भी उसके साथ बहुत खुश है। तो फिर विंग बोलता है गगा चलो ना हम बाहर चलते हैं, यहाँ पे अंदर क्या कर रहे हैं हम, चलो बाहर चलते हैं, बाहर कितना अच्छा है ना। और फिर वांगजी भी आ जाएगा तो हम सब फिर अंदर आ जाएंगे, पर अभी फ़िलहाल बाहर चलते हैं। तो सिचेन बोलते हैं ठीक है विंग जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो चलते हैं। तो फिर वो सब लोग भी बाहर आ जाते हैं। विंग बाहर आता है फिर इधर उधर देखने लगता है। तो सुयांग बोलता है विंग इतनी बेताबी भी ठीक नहीं है, वांगजी आ जाएगा। फिर विंग बोलता है हाँ मुझे पता है वांगजी आ जाएगा। तो सुयांग बोलता है तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। फिर विंग बोलता है मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं बस उसका वेट कर रहा हूँ। तो सुयांग बोलता है हाँ मुझे पता है तुम उसका वेट कर रहे हो, पर वांगजी तो वहाँ पर हॉस्पिटल में गया, कोई घूमने थोड़ी ना गया है। फिर विंग बोलता है सुयांग अगर अब तुम चुप नहीं रहना तो कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगा, उस समय तो तुमने माफ़ी मांग ली इसलिए मैंने छोड़ दिया, पर अब की बार तुम्हारी माफ़ी भी काम नहीं आएगी, मैं सच में तुम्हें मार दूंगा, मुझे परेशान करना बंद करो। तो सुयांग बोलता है क्यों बंद करो, तुम मुझे इतना परेशान करते हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा नहीं कर सकता। फिर विंग बोलता है नहीं तुम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो सोच लेना, गगा प्लीज़ इसे समझा लो, ये मुझे परेशान कर रहा है। तो फिर सिचेन आता है और बोलते हैं सुयांग मत परेशान करो, अभी रहने दो, जब वांगजी आ जाएगा ना तब करना, अभी इसका मूड ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो सुयांग बोलता है देखा गगा आपको भी यही लगता है ना, ये सच में वांगजी के बिना इसका तो एक मिनट भी चैन नहीं है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिर विंग बोलता है तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, रुको मैं तुम्हें भी बताता हूँ। ऐसा बोल के विंग फिर सुयांग की तरफ दौड़ने लगता है। सुयांग बोलता है अरे यार तुम फिर से मुझे माफ़ कर दो, मैंने बस ऐसे ही छोटा सा मजाक किया था। विंग बोलता है नहीं अब तो तुम मेरे से गए, अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो। और ऐसे बोल के विंग फिर उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। सुयांग जो कि भागे जा रहा होता है, जब तक वहाँ पर कार की आवाज़ सुनाई देती है। कार की आवाज़ सुन के विंग को लगता है कि वांगजी आ गए। तो बोलता है सुयांग मुझे लगता है वांगजी आ गए। फिर सुयांग बोलता है इतनी जल्दी आ गया, इसका मतलब उससे भी तुम्हारे बिना चैन नहीं है, हाँ आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है। विंग फिर सुयांग की बातों को इग्नोर कर देता है और वो सामने की तरफ देखने लगता है, वो वांगजी का वेट करने लगता है, जब तक वहाँ पे 3-4 कारें एक साथ आके रुकती है। विंग इतनी कारों को देख के बोलता है इतने सारे लोग कौन हो सकते हैं, क्या वांगजी ने यहाँ पे किसी को इनवाइट किया है। तो फिर सुयांग भी विंग के पास आता है और बोलता है
अरे इतनी सारी कारें। तो विंग बोलता है हाँ देखो ना, क्या तुम लोगों ने किसी को इनवाइट किया था? तो फिर सुयांग बोलता है नहीं, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था। तो फिर विंग बोलता है तो फिर ये कौन हो सकते हैं? तो सुयांग बोलता है देखते हैं, जो भी हो सामने तो आएगा ही। सुयांग कितना बोलता ही है जब तक 4-5 कारें और आ जाती है, 4-5 कारें आके और रुक जाती है। तो विंग बोलता है सुयांग ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई ठीक नहीं लगता है। तो सुयांग बोलता है हाँ विंग, अब तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगता है, चलो अंदर चलते हैं। सुयांग वहाँ से जा पाते हैं उससे पहले ही कार का डोर ओपन होता है और उसमें से कुछ गुंडे बाहर आ जाते हैं। उन गुंडों ने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, उनके हाथों में गन है। ये देख के विंग तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सुयांग भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो गुंडे फिर सामने की तरफ ही आने लगते हैं जहाँ विंग होता है। तो सुयांग फिर विंग के सामने आके खड़ा होता है और बोलता है विंग तुम जाओ, तुम अंदर चले जाओ। तो विंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो सुयांग बोलता है मैंने बोला विंग तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो विंग बोलता है नहीं सुयांग तुम भी चलो। फिर सुयांग बोलता है विंग जैसे मैंने कहा वैसा करो, तुम अंदर जाओ। तो विंग बोलता है नहीं सुयांग मैं नहीं जाऊँगा। जब तक सीचेन और चेंग भी आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वो भी सामने जब देखते हैं तो वो बोलते हैं तुम लोग कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो फिर सामने आके गुंडे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप हमारे साथ चलो। तो सीचेन बोलता है पर तुम हो कौन, अब हम तुम्हारे साथ कहाँ जाए। तो वो बोलते हैं मैंने बोला जितना करो, चुपचाप हमारे साथ चलो। गुंडे इतना बोलते हैं जब तक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, इतनी भी जल्दी क्या है, चलो पहले कुछ बातें कर लेते हैं उसके बाद से चलेंगे। ये आवाज़ सुन के सब लोग देखने लगते हैं। तो वहाँ पे साओ सिंचेंग आता है और आके सामने खड़ा हो जाता है। उसको देख के फिर सब शॉक्ड हो जाते हैं। विंग और सुयांग जो सबसे ज़्यादा शॉक्ड है, वो साओ सिंचेंग को देखते हैं और बोलते हैं साओ सिंचेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर साओ सिंचेंग बोलता है ये बाद में बताऊँगा बी भाई, पहले फ़िलहाल मैं इनसे बातें कर लूँ। फिर वो गुंडे सामने रिवॉल्वर तान देते हैं और बोलते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो साओ सिंचेंग बोलता है मार डालोगे, पर इतनी भी जल्दी क्या है, ज़रा ये तो बता दो तुम चाहते क्या हो, तुम यहाँ पे आए किस लिए हो। तो फिर वो गुंडे बोलते हैं मैं यहाँ पे तुमसे बकवास करने के लिए नहीं आया हूँ, चुपचाप तुम सब हमारे साथ चलो। तो फिर साओ सिंचेंग बोलता है ओह तो इसका मतलब तुम हम लोगों को लेने के लिए आए हो, वैसे तुम हम लोगों को लेके जाना कहाँ चाहते हो। वो गुंडे बोलते हैं बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि हम तुम सबको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो फिर साओ सिंचेंग बोलता है सॉरी पर बिना एड्रेस के मैं नहीं जाता, पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है तो ही मैं जाऊँगा और मेरे दोस्तों को भी मैं जाने नहीं दूँगा। तो फिर गुंडे बोलते हैं तुम कर क्या लोगे। तो साओ सिंचेंग बोलता है हाँ ये बात भी सही है, मैं कर क्या लूँगा, तुम इतने सारे, मैं अकेला, मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर वो गुंडे बोलते हैं हट जाओ मेरे रास्ते से और चुपचाप मेरे साथ चलो। तो साओ सिंचेंग बोलता है हाँ ठीक है चलता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम अपने गन को नीचे करो। तो बोलते हैं नहीं तुम सब जाके गाड़ी में बैठो। तो साओ सिंचेंग बोलता है मैंने बोला ना पहले अपने गन्स को नीचे करो तो ही हम चलेंगे वरना हम नहीं जाएंगे। फिर वो गुंडे बोलते हैं तुम्हें कैसे लेके जाना है वो हमें अच्छे से पता है और हम तुम सबको लेके जाएंगे। फिर ऐसा बोल के वो सामने आने लगते हैं। तो साओ सिंचेंग भी अपने पास से एक गन निकालता है और सामने वाले पर्सन को शूट कर देता है। ये देख के वहाँ पर जितने लोग भी खड़े थे सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर सुयांग जो कि आंखें फाड़े साओ सिंचेंग को देख रहा होता है। सुयांग एक और पर्सन को शूट कर देता है और बोलता है अब अगर किसी ने भी यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने गन्स नीचे फेंक दो वरना तुम सबको शूट कर दूंगा मैं। फिर वो गुंडे बोलते हैं अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो चुपचाप हमारे साथ चलो और तुम अकेले हो भूलो मत, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। जब तक पीछे से एक आवाज़ आती है वो अकेला नहीं है। ये आवाज़ सुन के सब लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। पीछे मुड़ते और देखते हैं वहाँ पे मिस वैन खड़ी होती है। मिस वैन के साथ वैनिंग है और 2-3 आदमी उसके साथ और भी होते हैं। मिस वैन को देख के वो सारे गुंडे थोड़े डर जाते हैं। वैनकिंग फिर धीरे धीरे चल के आते हैं और आके उस गुंडे के सामने खड़ी हो जाती है। वो गुंडे जब वैनकिंग को अपने सामने खड़े देखते हैं तो वो अपना गन निकाल लेता है और वैनकिंग के सामने पॉइंट कर देता है। तो वैनकिंग उस गन को देखती है और फिर स्माइल करती है और बोलती है ओह तो तुम मुझे शूट करोगे, अच्छा ठीक है करो, शूट करो मुझे। वो गुंडा फिर अपने रिवॉल्वर पर अपना ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है पर उसका ट्रिगर दब ही नहीं रहा था, उसमें से कोई बुलेट नहीं निकल रही थी। तो वैनकिंग फिर हंसती है और बोलती है तुमने कभी वो कहावत सुनी है कि वफादार कुत्ते कभी अपने मालिक पे नहीं भौंकते, तो तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम मेरे ही गन से तुम मुझे ही शूट करोगे, मेरी ही बनाई गई गन से तुम मुझे शूट करना चाहते हो ऐसा, ठीक है तो शूट करके बताओ मुझे।
करो शूट मुझे। सारे गुंडे जो कि अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाती है वैन किंग और अपने लेग्स ऊपर करती है और सामने वाले पर्सन के मेन पार्ट पे ही दे मारती है। वो बंदा फिर दर्द के मारे नीचे बैठ जाता है। वैन फिर अपने पास से भी एक गन निकालती है और एक बंदे के सर पे रखती है और बोलती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, बताओ मुझे, तुम चाहते क्या हो। वो आदमी फिर डर जाता है, फिर बोलता है मैं यहाँ पे इन सबको किडनैप करने के लिए आया हूँ। तो मिस वन बोलती है, किसने भेजा है तुम्हें। फिर वो गुंडा बोलता है, हमारे बॉस ने बोला है हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सबको किडनैप कर ले। तो फिर मिस वैन बोलती है, ओह तो तुम्हारा बॉस आ गया, हाँ कौन है तुम्हारा बॉस, बताओ मुझे, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है। वो गुंडा बहुत डर जाता है पर वो कुछ नहीं बोलता है, वो अपने बॉस का नाम नहीं ले रहा होता है। तो वैन किंग फिर उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, मैंने पूछा तुम्हारे बॉस का नाम क्या है, बताओ मुझे, और वो मुझे कहाँ मिलेगा। पर स्टिल वो गुंडा कुछ नहीं बोल रहा होता, वो चुप ही रहता है। तो वैन किंग फिर बोलती है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपना मुंह खोल दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और ये मेरी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद से मैं तुम्हें वार्निंग भी नहीं दूंगी। गुंडा बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन वो फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और उसका एक साथी जो कि कार के पीछे छुपा हुआ रहता है, वो छुप के बाहर देखता है और फिर देखता है कि मिस वैन उसके सामने खड़ी है। तो वो अपने जेब में हाथ डालता है और वहाँ से कुछ निकालता है। वो अपने जेब से एक बॉल सी चीज़ निकालता है और उसको लेके वो धीरे से मिस वैन के पैरों के पास ही फेंक देता है। वो बॉल जैसे ही नीचे फेंकता है तो वो धुएं में कन्वर्ट हो जाता है और उस धुएं से सबको बेहोशी जैसा छाने लगता है। मिस वैन जो कि पीछे की तरफ देखती है और इतना ही बोलती है, विंग यहाँ से चले जाओ। विंग जो कि सब कुछ देख रहा था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, उसे कुछ भी होश नहीं था, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर खड़ा था, कुछ कर पाता कुछ सुन पाता उससे पहले वो धुआं वहाँ पे चारों तरफ फैल चुका था। उस धुएं की वजह से सबको बेहोशी जैसे आने लगी थी। इन गुंडों ने अपने चेहरे पे ऑलरेडी पहले से मास्क लगा रखा था तो इन पे कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पे वैन किंग, वैनिंग, सुयांग, साओ सिंग चैन, सिचैन, चैंग जितने भी थे सबकी हालत ख़राब हो रही थी। सुयांग जो कि विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर सुयांग को भी अब चक्कर आने लगे थे, उसे भी बेहोशी जैसा होने लगा था। सबकी एक जैसी हालत थी और धीरे धीरे करके सब बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही वो गुंडे देखते हैं कि सब बेहोश हो रहे हैं, सब बेहोश हो चुके हैं, तो फिर वो अपने आदमियों से बोलता है, इन सबको पकड़ लो और गाड़ी में ले लो। फिर वो गुंडे आते हैं और धीरे धीरे करके सबको पकड़ने लगते हैं, सबको वो गाड़ी में बिठा देते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांग जी आते हैं, वांग जी के साथ जियांग फेमियन और मैडम यू भी होते हैं। वांग जी फिर कार से बाहर निकलते हैं और फिर बोलते हैं, आइए अंकल। जियांग फेमियन और मैडम यू भी कार से बाहर आ जाते हैं। जियांग फेमियन बाहर आते हैं तो बोलते हैं, ये कौन सी जगह है बेटा, और विंग यहाँ पे क्या कर रहा है। वांग जी बोलते हैं, ये मेरा घर है अंकल और यहाँ पे विंग के लिए बर्थडे पार्टी रखी गई थी इसलिए। तो जियांग फेमियन बोलते, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम चलते हैं, विंग हमें देख के बहुत खुश हो जाएगा। तो वांग जी भी फिर हमें नोट कर देते हैं, फिर वो अंदर जाने लगते हैं। वांग जी अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं है, वो चारों तरफ देखते हैं वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो वांग जी फिर सोचते हैं कि शायद वो अपने अपने रूम में होंगे। फिर वांग जी बोलते हैं, अंकल आप बैठिए मैं देख के आता हूँ। फेमियन भी हमें नोट कर देते हैं। तो वांग जी फिर रूम में जाते हैं और जाके चेक करते हैं, पर रूम में उनको कोई नहीं दिखाई देता। तो वांग जी अब थोड़े परेशान हो जाते हैं। वांग जी फिर दूसरे रूम में भी जाके चेक करते हैं, पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। वांग जी एक एक करके सारे रूम चेक कर लेते हैं, पर वहाँ पर किसी रूम में कोई नहीं मिलता। तो वांग जी अब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो अपना मोबाइल निकालते हैं और अपने भाई का नंबर डायल करते हैं। अपने भाई का नंबर डायल करते हैं, रिंग जा रही होती है पर कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा होता। फिर वो विंग का नंबर डायल करते हैं पर विंग भी उनका कॉल पिक नहीं कर रहा होता है। फिर एंड में वो साओ सिंचन का नंबर डायल करते हैं और साओ सिंचन भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो वांग जी बोलते, पिकअप तो फ़ोन, कहाँ हो तुम सब। वो फिर से बार बार ट्राई करने लगते पर कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तो वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिर परेशान होकर बाहर आते हैं। तो जियांग फेमियन बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, विंग कहाँ पे है। तो वांग जी बोलते हैं, अंकल मुझे लगता है वो शायद कहीं और चले गए हैं। तो जियांग फेमियन बोलते हैं, कहीं और। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ मैं आप यहीं बैठो, मैं पता करके आता हूँ। तो जियांग फेमियन बोलते, पर बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं, बस मैं पता करके आता हूँ, आप यहीं रहिए, आप दोनों यहीं पे रहिएगा, मैं यहीं पे आऊँगा। तो जियांग फेमियन बोलते हैं, नहीं हम भी चलेंगे। तो वांग जी बोलते, नहीं अंकल आप यहीं रहिए, मैं यहीं पे सबको लेके आ जाऊँगा। तो जियांग फेमियन बोलते, पर मुझे विंग से मिलना है।
तो वांग जी बोलते हैं जी अंकल मैं जानता हूँ और मैं विंग को यहीं पे लेके आ जाऊँगा। मैं विंग को लेके नहीं आता जब तक आप यहीं पे रहिए। तो जियांग फेमियन बोलते हैं पर, तो वांग जी बोलते हैं प्लीज़ अंकल आप, मैं बोल रहा हूँ ना आप दोनों यहीं पे रहिए, मैं विंग को लेके आ जाऊँगा। तो फिर जियांग फेमियन भी फिर बोल देते हैं ठीक है बेटा जल्दी आना। तो वांग जी भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं और फिर वो बाहर चले जाते हैं। वांग जी बाहर जाते हैं और फिर से अपना फ़ोन से नंबर डायल करते हैं पर फिर से कोई उनका जवाब नहीं दे रहा होता है। वांग जी फिर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जा कहाँ सकते हैं। वांग जी फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं और फिर चारों तरफ देखते हैं तो उनको कुछ सस्पेक्ट सा लगता है। जी को फील हो जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो अच्छा नहीं हुआ है यहाँ पे। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो विंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। वो जल्दी से अपने कार में जाते हैं और कार स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी कार स्टार्ट करके सीधा हॉस्टल जाते हैं। ये हॉस्टल पहुँचते हैं और कार से बाहर निकल के सीधा मियान मैन के रूम की तरफ चले जाते हैं। वांग जी मियान मैन के रूम के पास जाते हैं और जोरदार एक मुक्का मारते हैं उसके डोर पे। मियान मैन जो कि अंदर ही थी वो आके डोर खोल देती है। वो जो देखती है वांग जी जो कि उनके सामने खड़े हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में। वांग जी मियान मैन के पास जाते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं और बोलते हैं विंग कहाँ पे है। मियान मैन जो कि बहुत ज़्यादा डर जाती है वो बोलती है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, मेरा गला छोड़ो। वांग जी बोलते हैं मैंने पूछा विंग कहाँ है, क्या किया है तुमने इस बार उसके साथ। तो मियान मैन बोलती है वांग जी प्लीज़ पहले मेरा गला छोड़ो। वांग जी फिर उसका गला छोड़ देते हैं, बोलते हैं बताओ मुझे विंग कहाँ पे है। तो मियान मैन बोलती है मुझे नहीं पता विंग कहाँ पे है। तो वांग जी बोलते हैं झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। तो मियान मैन बोलती है वांग जी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता विंग कहाँ पे है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फिर वांग जी बोलते हैं मुझे अच्छे से पता है, तुमने ही कुछ किया है, तुमने ही उसे फिर से किडनैप कराया है। तो मियान मैन बोलती है नहीं वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वांग जी बोलते हैं मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुमने पहले भी ऐसा कर लिया है तो तुम अब भी कर सकती हो। तो मियान मैन बोलती है नहीं वांग जी मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने विंग को कोई किडनैप नहीं करा है। तो वांग जी बोलते हैं मियान मैन झूठ मत बोलो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। मुझे सच सच बताओ विंग कहाँ पे है। तो मियान मैन बोलती है वांग जी मैं सच बोल रही हूँ, तुम क्यों मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता विंग कहाँ पे है। फिर वांग जी बोलते हैं मियान मैन मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ मुझे सच सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो मियान मैन बोलती है वांग जी मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ मैंने माना मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। तो वांग जी बोलते हैं मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो मियान मैन बोलती है ठीक है वांग जी अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं अब भी यही बोलूँगी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वांग जी प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो। मियान मैन की बातें सुन के वांग जी और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं तो फिर अगर मियान मैन ने नहीं किया तो फिर विंग कहाँ जा सकता है। जी अपना फ़ोन फिर से हाथ में लेते हैं और फिर से एक बार नंबर ट्राई करने लगते हैं लेकिन फिर से रिंग जारी होती है पर कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा होता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वांग जी फिर मियान मैन के रूम से बाहर चले जाते हैं। वांग जी बाहर जाने के बाद अपने कार के पास चले जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि विंग कहाँ हो सकता है। उनका दिमाग जो कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी फिर अपने कार के ऊपर ही मुक्के मारना चालू कर देते हैं। इस तरफ वो गुंडे जो विंग और सबको साथ में किडनैप करके ले जाते हैं वो फिर एक गोडाउन के पास जाके रुकते हैं और फिर वो कार से बाहर आते हैं और विंग और सुयांग इन सबको बाहर निकालते हैं। वो उनको बाहर निकाल के फिर गोडाउन के अंदर ले जाते हैं और ले जाकर उनको सबको कुर्सियों पर बिठा के बांध देते हैं। सबको बांधने के बाद फिर उनमें से एक गुंडा अपना फ़ोन लेता है और अपने बॉस को फ़ोन करके बोलता है बॉस काम हो गया, और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है और जाके साइड में खड़ा हो जाता है। और इधर वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर अचानक उनके दिमाग में कुछ आता है। वांग जी अपना मोबाइल लेते हैं और फिर उसमें कुछ देखने लगते हैं। वांग जी 2 मिनट तक देखते हैं, फिर उसके बाद से जल्दी से कार में जाके बैठ जाते हैं और अपना कार स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी के जाने के बाद मियान मियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मियान मियां ने इस बार कुछ भी नहीं किया है और वांग जी ने उस पर ब्लेम लगा दिया है। मियान मियां फिर अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। मियान मियां अपना फ़ोन लेती है और मिस वैन को नंबर डायल करने लगती है। वो मिस वैन का नंबर डायल करती है पर उधर से कोई आंसर नहीं मिल रहा होता है। मियान मियां फिर से ट्राई करती है। मियान मियां कई बार मिस वैन का नंबर ट्राई करती है पर रिंग जा रही होती है पर कोई अटेंड नहीं कर रहा होता है। तो मियान मियां बोलती है तुम कहाँ पे हो, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर फ़ोन रख देती है। और उधर गोडाउन के अंदर रिंग सुयांग सिचेन चैंग
साओ सिन-चैंग, वैनकिंग, वैन्नी इन सबको जिनको बांध के रखा हुआ था, अब इनको धीरे धीरे होश आने लगता है। सबसे पहले विंग को होश आता है। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो बंधा हुआ है। ये एक अजीब सी जगह है, खाली जगह, खाली गोडाउन। वो फिर चारों तरफ देखने लगता है। वो फिर सबको देखता है जो कि सब लाइन से सबको बांध के रखा हुआ होता है। विंग जो कि बोलने की कोशिश करता है पर विंग बोल नहीं सकता है क्योंकि उसके मुंह पे भी टेप लगा हुआ है। विंग के बाद फिर वैनकिंग को भी होश आ जाता है। वैनकिंग भी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और फिर चारों तरफ देखने लगती है। वो देखती है कि सबको बांध दिया है। इस वैन खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। वो अपने हाथों की रस्सी खोलने की बहुत कोशिश कर रही होती है पर वो रस्सी खुल नहीं रहा होता। वो फिर सामने चारों तरफ देखने लगती है। सबकी आंखें खुल गई है पर वो कोई नहीं बोल सकता है क्योंकि सबके मुंह पे टेप लगा हुआ है और सबकी हाथें बंधी हुई है। इस वैन अपने हाथों को खोलने की बहुत कोशिश करती है पर वो रस्सी खुल नहीं रही होती है। जब तक उन गुंडों का बॉस सामने आता है और बोलता है, वेलकम दोस्तों, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। उसकी आवाज़ सुन के वैनकिंग फिर उसकी तरफ देखती है। वो उसकी तरफ देखती है और शॉक्ड हो जाती है। फिर वो गुंडा बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुम मुझे पहली बार देख रही हो? तुम मुझे जानती नहीं हो? वैनकिंग जो कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है पर वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसके मुंह पे टेप लगा है। तो वो फिर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम्हारा मुंह तो मैंने बंद कर रखा है। ओहो हो, तुम बोलना चाहते हो ना? अच्छा 1 मिनट रुको। अरे जाओ उसके मुंह से टेप हटाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मिस वैन का मुंह बंद कर दिया? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जाओ उसके मुंह से टेप हटाओ, जल्दी करो। फिर उसका एक आदमी जाता है और मिस वैन के मुंह से टेप हटा देता है। मिस वैन के मुंह से जब टेप हटता है तो वो उधर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, वैन चाओ, तुम ये सब तुम कर रहे थे? तो फिर वो जोर से हंसता है, बोलता है, हाँ मेरी प्यारी बहना, ये मैं ही कर रहा था। लेकिन तुम्हारी आदत है ना मेरे हर काम में बीच में आने की। पहले वो तुम्हारा बाप और अब तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे परेशान करके रखा है। वो बुढ़ा तो मर गया लेकिन वो तुम्हें छोड़ के चला गया। काश उस दिन मैं तुम्हें भी मार डालता, लेकिन तुम बच गई उस बुढ़े की वजह से। उस बुढ़े ने तुम्हें पता नहीं कहाँ छुपा के रखा था। लेकिन जो गलती मैंने उस दिन की ना, मेरा विश्वास करो मेरी प्यारी बहना, आज मैं नहीं करूँगा। आज मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूँगा। मिस वैन बोलती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ये सब गलत है। तो वैनचा बोलता है, हाँ सही बोला तुमने, ये गलत है पर मैं क्या करूँ मेरी बहना, ये गंदा है पर मेरा तो यही धंधा है और पैसे बनाने का शॉर्टकट यही फंडा है। वैनकिंग बोलती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुमने इन सबको किडनैप क्यों कर रखा है? तो वैनचा बोलता है, बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। जिसे होश आ चुका था वो वैनकिंग और वैनचा दोनों की सारी बातें सुन रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान था, सोच में पड़ गया था ये यहाँ पर हो क्या रहा है। और वैनकिंग के डैड को इसने मार डाला, पर क्यों? विंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वहाँ पे जो भी थे सब उठ चुके थे, सब यही देख रहे थे। साओ सिन-चैंग जो कि अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी पूरी कोशिश में लगा था कि अपने हाथों की रस्सी खोल दे। सुयांग भी अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था पर रस्सी खुल नहीं रही थी। तो इधर वैनकिंग बोलती है, वैनचाओ तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम मुझे मारो, इन सबको छोड़ दो, इन सबको जाने दो। तो वैनचाओ बोलता है, क्या इन सबको छोड़ दूँ? मैंने इतनी मेहनत करके इन्हें पकड़ा है और तुम चाहती हो मैं इन्हें छोड़ दूँ? और वैसे भी मुझे तुम्हें पकड़ने का तो कोई प्लान ही नहीं था, तुम तो बोनस में आ गई हो। खैर अच्छा हुआ मैं तुम्हें भी ढूंढ ही रहा था और आज तुम भी मिल गई, लेकिन इनको छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मिस वैन बोलती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने इनको पकड़ क्यों रखा है? तुम इनका करने क्या वाले हो? तो वैनचा बोलता है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं इनके साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ इनको बेचूंगा। करने वाला तो खरीदने वाला जाने, जो इनको लेके जाएगा वो पता नहीं उनके साथ क्या करेगा, पर मैं वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वैनकिंग बोलती है, वैनचाओ ये मत करो, तुम बहुत पछताओगे। तो वैनचाओ बोलता है, सच में? मैं सच में पछताऊँगा? अच्छा, और ऐसा करेगा कौन? तुम जो कि मेरे सामने बंधी हुई पड़ी हो। ऐसे भी मेरी प्यारी बहना, आज मैं सबसे पहले तुम्हें ही आज़ाद करूँगा, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूँगा। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, अब मैं अपने सारे नुकसान की भरपाई करूँगा। पहले तुम्हारे बाप ने मेरा बहुत नुकसान किया, उसको तो मैंने मार डाला, लेकिन तुम बच गई।
लेकिन आज मैं सबसे पहले यही काम करूँगा, तुम्हें ख़त्म करके अपने नुकसान की भरपाई करूँगा। वैन चाओ की बात सुन के वैंग किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे क्योंकि उसे याद आ रहा था कि कैसे वैन चाओ ने उसके डैड को मार डाला। वैंग किंग के लाइफ में वैसे भी कोई नहीं था, सिर्फ एक उसके डैड ही थे और वैन चाओ ने उसे भी उससे छीन लिया था। वैन चाओ ने वैंग किंग को भी मारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके डैड ने वैंग किंग को पहले ही बुला के छुपा दिया था और इस वजह से वैन चाओ उसे मार नहीं पाया था। वैंग किंग को वो सारी बातें याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वैन चाओ बोलता है, ओह मेरी प्यारी बहनों, तुम रो रही हो? अरे 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 प्लीज़ रो मत, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी आज़ाद कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम प्लीज़ रो मत। इसी तरफ हमारे वांग जी जो कि गोडाउन के बाहर पहुंच जाते हैं, वो आते हैं और अपना कार रोक के वो धीरे से कार से बाहर निकलते हैं। फिर वो चारों तरफ देखने लगते हैं, ये एक खाली गोडाउन है। वांग जी फिर गोडाउन को देखते हैं, फिर अपने मोबाइल की तरफ देखते हैं। वो अपने मोबाइल की तरफ देख के फिर चारों तरफ देखने लगते हैं। वांग जी फिर धीरे से दबे पैर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वो अंदर की तरफ जाते हैं और छुप के एक कोने से देखना चालू कर देते हैं। वो देखते हैं कोई आसपास है तो नहीं, उनको वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वांग जी थोड़ा अंदर की तरफ और जाते हैं। वो छुपाते जा रहे थे। फिर वो जाके एक दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं और फिर बाहर झांक के देखते हैं। वो जब झांक के देखते हैं तो देखते हैं विंग और इन सबको बांध के रखा गया था। वांग जी जब विंग को इस हालत में देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वांग जी अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वांग जी ने चारों तरफ देख रखा है। वहाँ पे गुंडे के कुछ आदमी भी खड़े हैं और वांग जी यहाँ अकेले हैं। वो अकेले ऐसे में तो कुछ कर नहीं सकते। वांग जी फिर मौके की तलाश में लग जाते हैं। वो चुपके वहीं पे सारी बातें सुनने लगते हैं और उधर वैन चाओ वैंग किंग के सामने आता है और बोलता है, तो मेरी प्यारी बहना, क्या तुम आज़ाद होने के लिए तैयार हो? और फिर वो अपनी जेब से अपना गन निकालता है और बोलता है, तो तुम्हारी कोई आखिरी विश हो तो मुझे बता दो। वैसे तो मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं करना चाहता क्योंकि तुमने कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। हमेशा तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरा नुकसान ही किया है। अब तुम अपनी ज़िंदगी छोड़ दोगी तो फिर सब कुछ मेरा नुकसान भरपाई हो जाएगा। फिर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सारा काम, सब कुछ मेरा होगा। अब तुम जाते जाते मुझे इतना कुछ दे के जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारी एक विश तो पूरी कर ही सकता हूँ। तो वैंग किंग बोलती है, अगर तुम वाकई मेरी विश पूरी करना चाहते हो फिर तुम इन सबको छोड़ दो। तो वैन चाओ बोलता, नहीं बहना, ये मैं नहीं कर सकता। मैंने पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हें पता है। और ये लड़का, वो विंग की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, इसकी वजह से तो मेरा बहुत नुकसान हुआ है। इसको तो मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे लिए बहुत कीमती है और इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई विश है तो मैं पूरी कर दूंगा। तो वैन किंग बोलती है, वैन चाओ तुम बहुत पछताओगे, तुम ऐसा मत करो। तो फिर वैन चाओ बोलता है, वो देखा जाएगा मेरी प्यारी बहना, पर फिलहाल तो तुम पछताने वाली हो क्योंकि अब तुम इस दुनिया को अलविदा कहने वाली हो। और ऐसा बोल के फिर वैन चाओ अपनी रिवॉल्वर निकाल के वैंग किंग के माथे पे रख देता है और फिर हंसने लगता है। वांग जी जो कि उधर सब कुछ देख रहे थे, वांग जी जब देखते हैं कि वैन चाओ वैंग किंग को मारने वाला होता है, फिर वांग जी वहाँ से एक लकड़ी उठाते हैं और उस लकड़ी को लेके फेंक देते हैं वैन चाओ की तरफ। वो लकड़ी जाके वैन चाओ के हाथ पे लगता है और उसका रिवॉल्वर गिर जाता है। जब उसका रिवॉल्वर गिरता है तो वो सामने की तरफ देखने लगता है। फिर वांग जी वहाँ पे सामने आके खड़े हो जाते हैं। वांग जी को देख के विंग बहुत खुश हो जाता है और शाओ शिनचैंग भी बहुत खुश हो जाता है। सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वांग जी को देख के। जब वैन चाओ वांग जी की तरफ देखता है तो बोलता है, अब तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी जो कि कुछ नहीं बोलते हैं, वो फिर सामने की तरफ आते हैं। तो वैन चाओ अपने गुंडों को इशारा कर देता है। वो गुंडे फिर वांग जी की तरफ आके उनसे लड़ने लग जाते हैं। वांग जी भी एक एक करके सबको मारना चालू कर देते हैं। और इधर वैंग किंग जो कि अपने हाथों की रस्सी काटने की पूरी कोशिश करती है, वो अपने ब्रेसलेट में से अपनी नाइफ को निकालती है। उसके ब्रेसलेट में एक छोटा सा नाइफ छुपा हुआ रहता है। वो उससे धीरे धीरे अपने रस्सी को काट रही होती है जब से वैन चाओ उससे बात कर रहा था और उधर वो अपने काम में लगी हुई रहती है। जी एक एक करके सबको मार रहे होते हैं, वो सबसे लड़ रहे होते हैं। विंग जब वांग जी को इससे लड़ता हुआ देखता है तो उसको बहुत डर लग रहा होता है। विंग अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं वांग जी को कुछ हो ना जाए। उधर सुयांग भी अपने हाथों की रस्सी खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो कब से ट्राई कर रहा है और उसने अपने हाथों की रस्सी ऑलमोस्ट खोल ही ली है। इधर शाओ शिनचैंग भी अपने हाथों की रस्सी खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है और इधर भी इसने भी अपनी रस्सी थोड़ी खोल ही ली होती है। जी जो यहाँ पे एक एक करके सबसे लड़ रहे होते हैं। इधर शाओ शिनचैंग के हाथों की रस्सी खुल जाती है। वो फिर अपनी कुर्सी
कुर्सी से उठता है, फिर सामने जाके वो भी फाइट करने लगता है। वांग जी और शाओ शिनचैन दोनों अभी लड़ रहे होते हैं। उधर शुयांग के भी हाथों की रस्सी खुल जाती है। शुयांग भी धीरे से उठता है और फिर आके विंग के पास आ जाता है। वो विंग के हाथों की रस्सी खोलने लगता है। शुयांग विंग के हाथों की रस्सी खोल पाता है, लेकिन उससे पहले ही वेंचाओ वहाँ आ जाता है और शुयांग को मार देता है। शुयांग जो कि थोड़े दूर जाके गिरता है। फिर वो अपनी रिवॉल्वर उठाता है और विंग की तरफ पॉइंट करता है, बोलता है रुक जाओ तुम सब। वांग जी शाओ शिनचैन जब उधर वेंचाओ की आवाज़ सुनते हैं तो उधर देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि वेंचाओ ने विंग के सर पे रिवॉल्वर लगा रखी है। तो वांग जी वहाँ पे रुक जाते हैं। शाओ शिनचैन भी रुक जाता है। वैंग किंग जो कि अब उसके हाथों की रस्सी खुल चुकी है, पर वो भी चुपचाप उधर देखने लगती है। तो वेंचाओ बोलता है अगर तुम में से अब किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं इसे मार डालूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। जो जहाँ पे है वहीं पे खड़ा हो जाए। वांग जी बोलते उससे कुछ मत करना, छोड़ दो उसे। तो फिर वेंचाओ बोलता अच्छा तुमने बोला छोड़ दो और मैं छोड़ दूँ? क्यों? तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? जी अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वांग जी विंग की जान को खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकते, इसलिए वो वहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। शिनचैन जो कि वेंचाओ के पीछे ही बंधा होता है, वो कब से अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके हाथ की रस्सी खुलती नहीं है। तो वो फिर क्या करते हैं, अपने लेग से ही वेंचाओ को हिट कर देते हैं। वेंचाओ अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठा के वांग जी फिर वेंचाओ के पास चले जाते हैं। वांग जी वेंचाओ के पास जाते हैं, उससे कॉलर से पकड़ के खड़ा कर देते हैं और खड़ा करने के बाद उसे पंचे पंचे मारने लगते हैं। इधर शुयांग भी फटाफट उठ के आता है और विंग के हाथों की रस्सी खोलने लगता है। शाओ शिनचैन भी जाके उधर शिनचैन के हाथों की रस्सी खोल देता है। शिनचैन जब आज़ाद होते हैं तो वो सबसे पहले जाके चैंग के हाथों की रस्सी खोल देते हैं। अब सबके हाथों की रस्सी खुल जाती है और एक एक करके सबसे फाइट करने लगते हैं। उधर वांग जी जो कि वेंचाओ को मारे जा रहे थे, वेंचाओ की अब हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो उसको अधमरा कर चुके होते। इधर वैंग किंग भी आज़ाद हो चुकी थी, उसने भी अपने हाथों की रस्सियाँ खोल ली थी। वो भी उठ के खड़ी होती है और वैनिंग के पास जाके उसके हाथों की रस्सी खोल देती है और फिर वो सब मिलके फाइट करने लगते हैं। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में वेंचाओ को मारे ही जा रहे थे। वेंचाओ जिसकी अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वेंचाओ को वांग जी ने इतना मारा था कि अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वांग जी फिर वेंचाओ को कॉलर से पकड़ के लाके इधर बीच में उठा के फेंक देते हैं। वेंचाओ नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। वेंचाओ ज़मीन पे गिरता है और बुरी तरीके से खांसने लगता है। उसके मुंह से भी खून आने लगता है, क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत अच्छी तरीके से कूटा है। उसको तो मार मार के वांग जी ने अधमरा कर दिया। वेंचाओ की हालत बहुत बुरी है। इधर विंग जब देखता है कि वेंचाओ नीचे गिर गया तो वो दौड़ के फिर वांग जी के पास जाता है और जाकर उनको हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को हक बैक करते हैं और बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो विंग बोलता है नहीं लंजा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वेंचाओ की नज़र एक रिवॉल्वर पर पड़ती है। वो धीरे धीरे करके उस रिवॉल्वर को हाथ में लेने लगता है। वेंचाओ रिवॉल्वर को हाथ में ले लेता है और फिर वांग जी की तरफ पॉइंट आउट कर देता है। वो वांग जी को शूट करता है, लेकिन उससे पहले ही वैंग किंग पीछे से आके वेंचाओ के सर पे एक डंडा मार देती है। वेंचाओ फिर नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुन के वांग जी और विंग फिर उधर देखते हैं। वेंचाओ जिसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो अधमरा हो चुका है, क्योंकि वांग जी ने भी उसे इतना मारा और वैंग किंग ने अब उसके सर पे वार कर दिया। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वांग जी जब ये देखते हैं तो वांग जी विंग को थोड़ा सा अपने आप से अलग करते हैं और फिर वो वेंचाओ की तरफ चल के आते हैं। वो वेंचाओ के सामने आके खड़े होता है, फिर से उसे कॉलर से एक बार खड़ा कर देते हैं और जैसे उसे पंच मारने वाले होते हैं तो वैंग किंग बोलती है वांग जी प्लीज़ मुझ पे एक एहसान कर दो, इसको मेरे हवाले कर दो। वांग जी इसने मेरे डैड को मार डाला था और मैं इसे मारना चाहती हूँ, प्लीज़ इसे मेरे हवाले कर दो। वांग जी फिर वैंग किंग की तरफ देखते हैं। वैंग किंग बोलती है प्लीज़ वांग जी एक बार एक लास्ट एहसान मुझ पे कर दो। वांग जी फिर थोड़ी देर देखते हैं और फिर वेंचाओ को लेके वैंग किंग के पैरों पे फेंक देते हैं। लेकिन फिर वांग जी की तरफ एक बार देखती है और फिर वेंचाओ की तरफ देखती है। वो वेंचाओ की तरफ झुकती है और फिर उसे उठाती है। वेंचाओ जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अब कुछ देख भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी आंखें बंद हो रही है। वैंग किंग फिर वेंचाओ को खड़ा करती है, जोरदार एक थप्पड़ मारती है। वेंचाओ थप्पड़ खा के फिर से गिर जाता है। तो वैंग किंग फिर उसके सामने जाके बैठ जाती है और बोलती है तुम मुझे मारना चाहते थे ना, तो लो मारो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मारो मुझे, मारते क्यों नहीं हो। वेंचाओ जो कि ना आप कुछ देख पा रहा था ना कुछ सुन पा रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर वैंग किंग बोलती है अब मारते क्यों नहीं मुझे, मारो, तुमने मेरे डैड को मार डाला, मेरे डैड को इतनी बेरहमी से मार डाला, मेरे पास मेरे डैड के अलावा और कोई भी नहीं था और तुमने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी वेंचाओ, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं ही तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने डैड को खो दिया, तुम्हारी वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया, मैं इतने दिनों तक छुप के रही सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी वेंचाओ,
बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हारी मौत तो आनी निश्चित है और तुम अब भी मरोगे, और वो भी मेरे हाथों से। और ऐसा बोल के फिर वैंकिंग एक रिवॉल्वर उठाती है। वो रिवॉल्वर लेके आती है और वैन चाओ के सर पे पॉइंट करती है और बोलती है, तुमने मुझे बोला था ना, मुझसे पूछा था ना कि मेरी आखिरी विश क्या है। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी आखिरी विश भी मैं ही तुम्हें दूंगी। तुम्हारी आखिरी विश से मौत, और वो मैं पूरी करने वाली हूँ। तुम्हें तुम्हारी मौत ही तुम्हें इनाम में दे रही हूँ वैन चाओ, लो मुबारक हो। और ऐसा बोल के फिर वो वैन चाओ के सर पे ही शूट कर देती है। चाओ जो कि ऑन स्पॉट ही वहाँ पे फिनिश हो जाता है। बुलेट की आवाज़ सुन के विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वांग जी फिर विंग के पास जाके उसे हक कर लेते हैं और विंग को बोलते हैं, सब ठीक है विंग, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग अभी कुछ नहीं बोलता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। सब लोग फिर आके विंग के पास खड़े हो जाते हैं। वैंकिंग जो कि वैन चाओ की तरफ ही देख रही होती है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है। विंग फिर उसकी तरफ एक बार और देखती है और फिर एक स्माइल करती है और बोलती है, जैसी करनी वैसी भरनी ना, बोल के फिर वो अपने आंसू को वाइप करती है और फिर सबकी तरफ मुड़ जाती है। इधर सब लोग भी विंग के पास जाके खड़े हो जाते हैं। वो विंग को चेक करने लगते हैं। पूछते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग फिर उनकी तरफ हाँ में नोट कर देता है। चैंग भी आके बोलता है, विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो विंग उनको भी बोल देता है, मैं ठीक हूँ चैंग। वैंकिंग भी विंग के पास जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पर मेरा यकीन मानो विंग, मैंने तुम्हें कभी भी चोट पहुँचाने की या तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं चाहा। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार ही किया था विंग। माना मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई, लेकिन मेरी मजबूरी थी विंग। उस दिन मैं तुमसे मिलने आने वाली थी। मेरे डैड को पहले ही पता चल गया था कि वैन चाओ मुझे मारना चाहता है। वैन चाओ मेरे डैड को भी मारना चाहता था, इसलिए मेरे डैड ने पहले ही वैनिंग को मेरे पास भेज दिया था ताकि वो मुझे कॉलेज से लेके चला जाए। और इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाई और मैं बिना तुम्हें कुछ बोले, बिना कुछ बताए वहाँ से चली गई। मेरे डैड ने मुझे छुप के रहने के लिए बोल दिया था। मैंने मना किया था विंग, मैं नहीं रहना चाहती थी, पर मेरे डैड ने बोला बस कुछ दिनों के लिए मुझे छुप के रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी जान को खतरा है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी, लेकिन डैड ने फिर अपनी कसम दे दी और मुझे उन्होंने यहाँ से दूर भेज दिया था। और जब मैं यहाँ से गई तो मुझे पता चला कि उसने मेरे डैड को भी मार डाला। मैं क्या करती भी, मुझे डैड का सारा काम संभालना पड़ा क्योंकि वैन चाओ की गंदी नज़र थी हमारी प्रॉपर्टी पे, हमारे काम पे। माना विंग हमारा काम ख़राब था, लेकिन हम लोगों को मारते नहीं थे। हमारा काम लोगों को मारना नहीं था। यकीन मानो विंग, मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, ना मेरे डैड ने किया था। हमारा काम ये नहीं था, लेकिन वैन चाओ की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। सब कुछ ठीक करके जब तुम्हारे पास पहुँची तो शायद मैंने देर कर दी थी। तुम जब तक मेरे नहीं थे विंग, सब कुछ बदल चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की क्योंकि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था विंग। मैंने तुमसे कोई झूठ, कोई धोखा नहीं दिया था, मेरा यकीन मानो विंग। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फिर विंग बोलता है, नहीं वैंकिंग, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, उल्टा मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे तुम्हें दोषी ठहरा दिया था। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो वैंकिंग बोलती है, नहीं विंग, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शायद मेरी किस्मत ही थी। मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ इतना ही लिखा था, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। मैं तुम्हारी दोस्ती पाई, तुम जैसा दोस्त पाया। तुम जैसा दोस्त पाना भी कोई छोटी बात नहीं है विंग। मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ और मैं इसमें ही खुश हूँ। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है विंग, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तो विंग बोलता है, नहीं वैंकिंग, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो भी थी सब दूर हो गई और मैं तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। वैंकिंग बोलती, नहीं विंग, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के बीच में ना पहले माफ़ी की कोई जगह थी ना अब है। तो विंग बोलता है, तो फिर वैंकिंग बोलती है, और वैसे भी विंग, तुम्हें तो याद ही होगा मेरे राइटर क्या कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, कुछ साथ देते हैं और कुछ साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें पता है ना? विंग बोलता है, हाँ, अरे ये तो मैं भूल गया था वैंकिंग, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो वैंकिंग बोलते हैं, हाँ क्या? तो विंग बोलता है, तुम्हारे राइटर का नाम क्या तुम्हें पता है? वो कहाँ मिलेगा? तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे कभी नहीं मिला। क्या तुम मुझे बता सकती हो मुझे कहाँ मिलेगा? तो वैंकिंग बोलती है, नहीं विंग, मैंने भी कभी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ उसके
स्टोरी सी पढ़ती थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। तो विंग बोलता, अरे मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो कभी नहीं मिलता है। फिर वो वांगजी की तरफ मुड़ता है और बोलता है, लंजा तुम मेरे लिए काम करोगे क्या? प्लीज़ मुझे है ना किसी से मिलना है, क्या तुम मुझे मिलवा दोगे? प्लीज़ मुझे उससे मिलना है। वांगजी जो कि समझ गए थे कि विंग किसकी बात कर रहा है, तो वांगजी कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। तो विंग बोलता है, लंजा बोलो ना, क्या तुम मुझे मिलवाओगे? प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दो ना, कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। सिचेन का प्लीज़ लंजा को बोलो ना। तो फिर सिचेन सामने आते हैं और बोलते हैं, क्या बात है विंग, किससे मिलना चाहते हो? तो फिर विंग बोलता है, सिचेन का मैं एक राइटर को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगती है, मुझे उसकी सारी बातें अच्छी लगती है, पर मुझे उसका कोई पता नहीं है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो फिर सिचेन बोलते हैं, वांगजी विंग जिससे मिलना चाहता है तो मिलवा क्यों नहीं देते? तो फिर वांगजी अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और बोलते हैं, गगा मैं। सिचेन बोलते हैं, क्या मैं? तुम खुद राइटर होके इतना भी नहीं कर सकते? तुम विंग की इतनी छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकते? विंग जब सिचेन की बातें सुनता है तो बोलता है, क्या कहा गगा आपने? सिचेन बोलते हैं, हाँ विंग, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वांगजी राइटर बनना चाहता था? वो बचपन से ही उसको राइटर बनना था, लेकिन अंकल की वजह से, अंकल चाहते थे कि वांगजी बिजनेस संभाले, क्योंकि मैंने बिजनेस नहीं संभाला था, मैंने बिजनेस नहीं करना चाहता था, तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। तो इसलिए अंकल ने ये काम वांगजी के हिस्से में डाल दिया था, इसलिए वांगजी ने अपने शौक़ को मार डाला और फिर ना चाहते हुए भी वो बिजनेस की पढ़ाई करने लगे। लेकिन वांगजी का पहला शौक़, पहला पैशन राइटर बनना ही है। चैन की बात सुन के फिर विंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, लंजा गगा क्या कह रहे हैं? फिर वांगजी बोलते हैं, विंग गगा सही कह रहे हैं, मैं तुम्हें बताने वाला था, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। फिर विंग बोलता है, कोई बात नहीं लंजा, तुमने नहीं बताया, लेकिन अब तो मेरा काम कर दो, प्लीज़ मुझे उस राइटर को ढूंढ के दे दो, मुझे उससे मिलना है। तो वांगजी बोलते हैं, पर तुम्हें उससे मिलना क्यों है? तो विंग बोलता है, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ मुझे मिलवा दो। तो वांगजी फिर गुस्से में आते हैं, बोलते, पर तुम्हें उससे क्यों मिलना है विंग? तो विंग बोलता है, मैंने बस मुझे मिलना है, तुम पहले मिलवाओ तो सही। तो वांगजी बोलते हैं, ठीक है फिर मिलो, मैं ही हूँ राइटर। तो विंग बोलता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? तो वांगजी फिर कुछ नहीं बोलते। तो विंग बोलता है, लंजा क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वांगजी बोलते हैं, नहीं विंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। तो फिर विंग बोलता है, क्या अगर ये है बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वांगजी ने बोला, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने सुयांग से पूछा कि तुम उस नाइट वहाँ पे क्या करने गए थे, और जब सुयांग ने मुझे बताया कि तुम किसी राइटर से मिलने गए थे, तब जाके मैंने इस चीज़ की इंक्वायरी की, तब मुझे पता चला कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया उस समय, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उसे पसंद करो, तुम उस राइटर को पसंद करो, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। मैं चाहता था कि तुम मुझे पसंद करो, ना कि एक राइटर को पसंद करो, तुम लैन वांगजी को पसंद करो, ना कि इन्फिनिटी लव को, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। तो विंग बोलता है, क्या तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई सिर्फ इतनी सी वजह के लिए? तो फिर वांगजी बोलते हैं, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी राइटर को पसंद करो, इसलिए फिर मैंने ये सब किया। तो विंग बोलता है, वांगजी सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा सोच रखते हो। तो वांगजी भी कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं। तो फिर बैंकिंग सामने आती है, बोलती है, क्या सच में वांगजी तुम ही हो वो राइटर? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारे हर स्टोरीज़ को पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम ही वो राइटर हो। क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज़ वांगजी? बैंकिंग की बात सुन के विंग फिर बैंकिंग को घूर के देखता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, दूर हटो यहाँ से। फिर वो वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे जवाब दो लंजा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? फिर वांगजी बोलते हैं, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है, नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो वांगजी बोलते हैं, प्लीज़ विंग एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो वांगजी बोलते हैं, शर्त? कैसी शर्त? तो विंग बोलता है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर वांगजी बोलते हैं, ठीक है विंग मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
तो विंग बोलता है वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा, अगर तुमने मेरी शर्त मान ली तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। तो फिर वांग जी बोलते हैं ठीक है। जब तक सुयांग आगे आता है और बोलता है विंग मुबारक हो, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारा राइटर एक ही है। विंग तुम्हें तुम्हारा रीजन टू अलाइव मिल गया, मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो विंग बोलता है खुश तो मैं भी हूँ सुयांग, लेकिन मुझे इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ा झटका भी मिला है और इस झटके के बदले एक झटका तो लंजा भी डिज़र्व करता है और वो झटका मैं उसको देने वाला हूँ। तो फिर सुयांग बोलता है क्या? फिर विंग बोलता है हाँ सुयांग, अब लंजा को एक झटका तो मिलना ही चाहिए। फिर सुयांग बोलता है ओ गॉड वांग जी अब तुम्हारा क्या होगा? वांग जी बेचारे चुपचाप मुंह नीचे लटका लेते हैं। तो विंग बोलता है तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो लंजा खुद संभाल लेगा। लंजा ने जब गलती की है तो वो पनिशमेंट भी ले ही लेगा। क्यों लंजा? तो वांग जी भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। विंग की बात सुन के और वांग जी की ऐसी हालत देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हंसने लग जाते हैं। तो फिर साओ सिंचेंग सामने आता है, वांग जी के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बता नहीं पाया। फिर वांग जी बोलते हैं कोई बात नहीं साओ सिंचेंग, फिर भी तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर साओ सिंचेंग बोलता है पर बॉस आपको कैसे पता है कि हम सब यहाँ पे हैं? वांग जी बोलते हैं विंग की वजह से। तो साओ सिंचेंग बोलता है विंग की वजह से? तो वांग जी बोलता है हाँ, मैंने विंग को जो पेंडेंट दिया है उसके अंदर मैंने ट्रैकर लगा रखा था। सॉरी विंग मुझे माफ़ करना, पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी और इन दिनों तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पेंडेंट के अंदर ट्रैकर लगा रखा था ताकि तुम जहाँ भी रहो मुझे पता चले। फिर साओ सिंचेंग बोलता है वाह बॉस आप वाकई में बहुत स्मार्ट हो, आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। तो फिर विंग बोलता है लंजा ये साओ सिंचेंग तुम्हें बॉस क्यों बोल रहा है? फिर साओ सिंचेंग बोलता है वी भाई इसका जवाब मैं देता हूँ। एक्चुअली मैं वांग जी के लिए काम करता हूँ, मैं उनका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। वांग जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे पर मैं ऐसा करना चाहता था क्योंकि वांग जी ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरी बहुत मदद की है। मैं जब बुरे दौर से गुजरा था तो वांग जी ने ही मेरा साथ दिया था और इसलिए मैं उनका भी साथ देना चाहता था। वांग जी ऐसा नहीं चाहते थे, वांग जी मुझसे कुछ नहीं चाहते थे, तो फिर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गया क्योंकि वांग जी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम थे, इसलिए फिर मैं तुम्हारी हिफाजत करने लगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गया। हो सके तो भी भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो फिर विंग बोलता है कोई बात नहीं साओ सिंचेंग। फिर सुयांग बोलता है वाओ साओ सिंचेंग क्या एक्टिंग करते हो, तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं तुम्हें एक्टर होना चाहिए, तुमने तो सबको ही धोखा दे दिया। साओ सिंचेंग फिर सुयांग की तरफ देखता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता है, एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर वांग जी बोलते हैं विंग मैं एक बात बताना भूल गया। तो विंग बोलता है अब तुम मुझसे क्या बताना भूल गए, अब भी कुछ बाकी है? तो वांग जी बोलते हैं तुम्हारे मॉम डैड आए हुए हैं। तो विंग बोलता है क्या मॉम डैड यहाँ पे? फिर चैंग भी सामने आता है, बोलता है क्या कह रहे हो वांग जी, मेरे मॉम डैड यहाँ पे? तो वांग जी फिर हमें नोट करते हैं, बोलते हैं हाँ मैं उन्हें घर पर छोड़ के आया हूँ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो विंग बोलते हैं क्या? तो फिर वांग जी हमें नोट कर देते हैं। तो फिर सिचेन बोलते हैं ओह तो फिर हम सब यहाँ क्या करें, चलो हमें घर चलना चाहिए। तो फिर सब बोलने लगते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं, और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से निकलने लगते हैं। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम लास्ट पार्ट में जानेंगे। जी हाँ अब इस स्टोरी का एक लास्ट पार्ट ही बाकी है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन 12 के लास्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।